हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। टेंस में भी हमने कल पास्ट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट किया था और पिछली वीडियोस में हमने हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। हम फ्यूचर टेंस में आ चुके हैं। फ्यूचर टेंस में भी आज हम जो उसका फर्स्ट टाइप है डेट इज और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर से आप लोग क्या समझते हैं? फ्यूचर का बेसिकली मतलब क्या है कि आने वाला टाइम। क्या है? आने वाला टाइम। ये ऐसा टाइम जो अभी आया नहीं है बट इन आफ्टर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के बाद वो टाइम आएगा। प्रेजेंट के बाद वो टाइम आएगा। जैसे कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं कहीं घूमने जाऊंगा, कल मैं खाना खाने किसी होटल में जाऊंगा। तो इस टाइप से कुछ भी कि जो अभी प्रेजेंट में तो नहीं है बट कमिंग प्रेजेंट है। एक तरह से आप कह सकते हो कमिंग प्रेजेंट, कि आने वाला प्रेजेंट जो है वो दैट इज आवर फ्यूचर। इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट को समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या बता रहा है? फ्यूचर से हमें पता चल गया कि भविष्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भविष्य की। किसकी बात कर रहा है? भविष्य की बात कर रहे हैं। इनडेफिनिट से आप क्या समझते हैं? चलिए इनडेफिनिट से पहले हम इसको टेंस को हम बोलते हैं काल। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। इनडेफिनेट का मतलब है जो कोई चीज फिक्स नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इनडेफिनेट में जो इसका रूल है, हिंदी में हम इसको कैसे पहचाने? हिंदी में हम इसे कैसे पहचाने? देखिए, बहुत सारे बच्चे इस टेंस के अंदर गट से ही कर बैठते हैं। वो सोचते ही कर बैठते हैं, वो सोचते हैं कि केवल और केवल अगर हमारे सेंटेंस के अंदर अगर अंत में गा गे गी आएगा तो ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। गा गे गी तो आता ही है, लेकिन गा गे गी अंत में नहीं आता है। वो हमेशा किसके साथ आएगा? मुख्य क्रिया के साथ, मेन वर्ब के साथ। जब गा गे गी आता है तो वहां पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे जिन भी वाक्यों के अंत में साथ गा गे गी आदि आता है। जिन भी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ गा गे गी आदि आता है। गा गे गी आदि कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिखता हूं, राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। अब पढ़ना क्या होगी? क्रिया हो गई। क्रिया कैसी? मुख्य क्रिया है। पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया के साथ लगा है गा। ऐसे हमारा मुख्य क्रिया के साथ लगा है गा। वैसे ही हमारे पास जैसे होगा सोहन खेलेगा, सोहन खेलेगा। जब सोहन खेलेगा तो खेलना क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गई। खेलना क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गई। और मुख्य क्रिया के साथ मेरे पास क्या लगा है? गा लगा है। मुख्य क्रिया के साथ मेरे पास क्या लगा है? गा लगा है। तो ऐसे हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं। जैसे राम पढ़ेगा, सोहन खेलेगा, वह घूमेगा, वह गाएगा, वह नहाएगा, वह खाएगा। ये सब चीजें जिसमें भी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ गा गे गी लगता है वो सारा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम दो, हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होगी इसके अंदर, एक होगी विल, एक होगी शैल। विल और शैल का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर रूल लिख भी देता हूं, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। एक हमारे पास होगी विल और एक हमारे पास होगी, एक होगी विल और एक होगी शैल। अब ये पता लगना चाहिए कि विल और शैल किसके साथ लगेगा। तो विल मेरे पास बेसिकली लगेगा, विल उसके साथ लगेगा जो भी मेरा क्या होगा, जैसे कि हो गया मेरे पास ही, शी, इट, यू, दे और एनी नेम, जो क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर या फिर हो मेरे पास प्लूरल। चाहे वो मेरे पास सिंगुलर हो चाहे मेरे पास प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ मेरा विल लगेगा। और सेल का बेसिकली दो ही के साथ यूज होता है। वो होता है हमारे पास, एक हो गया मेरे पास आई और सेकंड है मेरे पास फर्स्ट पर्सन। ऐसे है जिनके साथ शेल लगता है
और बाकी सबके साथ विल लगता है। ये रूल आप याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में बनाने का जो मेरे पास तरीका होता है वो कैसे होगा, इंग्लिश में उसको बनाने का जो तरीका होगा वो मेरे पास होगा, मैं लिखता हूं यहां पे अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव के लिए जो मेरे पास तरीका होता है वो मेरे पास होता है सब्जेक्ट होता है मेरे पास, सब्जेक्ट के साथ मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मेरे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा मेरे पास, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जो मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी वो मेरे पास क्या होगी, विल और शैल, विल और शैल। तो जैसे मैंने लिखा था राम पढ़ेगा, तो राम पढ़ेगा, तो राम सब्जेक्ट हो गया मेरे पास, हेल्पिंग वर्ब मेरे पास क्या लगी, राम के थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राम विल प्ले। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसे एस नहीं लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो राम विल प्ले, राम खेलेगा, राम पढ़ेगा, तो ऐसे लिख दूंगा राम विल स्टडी। तो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं, राम विल प्ले, राम विल स्टडी, इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप में इसका यूज कर सकते हैं। अब हम इसके नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि हम नेगेटिव कैसे बनाएं इसका। तो नेगेटिव बनाने का जो मेरे पास रूल होता है, नेगेटिव के सेंस में, नेगेटिव में मेरे पास होगा सब्जेक्ट होगा एक मेरे पास होगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगेगा, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ मेरे पास क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। एक मेरे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, नोट लगेगा, जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब के नोट लगेगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इस टाइप से आप इसका नेगेटिव को पहचान सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं, राधा कपड़े नहीं धोएगी, राधा कपड़े नहीं धोएगी। तो यहां पर राधा मेरे पास सब्जेक्ट होगी, राधा विल, राधा क्योंकि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, प्लूरल है, विल, यहाँ पे सिंगुलर है राधा, तो विल नोट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पर नोट लगेगा, वॉश द क्लोथ्स, कि राधा कपड़े नहीं धोएगी, राधा विल नॉट वॉश द क्लोथ। तो इस टाइप से आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। अब हम इसके इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव इसका कैसे बनाएं, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने का जो मेरे पास सिंपल सा रूल होता है वो मेरे पास होगी, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेरे पास तुरंत सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तुरंत बाद मेरे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ही लगेगा, एक चीज का ध्यान रखना। तो एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं, शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो, शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो शैल आई गो टू दिल्ली, शैल वी गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, शैल वी गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, क्या हम शाम को वॉक करने या टहलने जाएंगे। तो इस टाइप से जो है फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, क्या हम शाम को टहलने जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हम शाम को टहलने जाएंगे। तो शैल वी गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। तो इस टाइप से आप इंटेरोगेटिव भी इसका बना सकते हैं। आशा करता हूं आपको सिंपल या मैं कहूँ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका पता चल गया होगा, नेगेटिव बनाने का तरीका पता चल गया होगा, इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका पता चल गया होगा। अब हम इसके यूसेस की बात करते हैं। हमने रूल पढ़ लिया, हमने सेंटेंस भी बना के देख लिए, लेकिन हमें यूसेस नहीं पता तो हम कैसे इसका यूज करेंगे, यूज कहाँ होते हैं। इसके कुछ सिंपल से यूसेस हैं। सबसे पहले यूज होगा इसका, आप लोगों को अब तो पता चल गया कि ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है, जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, जो ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इनके साथ यही सब मतलब
इन्हीं का यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही इसके अंदर यूज हम ज्यादा करते हैं। टुमारो हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, यानी टुमारो जो अपने आप में क्या बता रहा है, फ्यूचर की बात बता रहा है, नेक्स्ट वीक क्या बता रहा है कि वो भी फ्यूचर की बात बता रहा है। तो इस टाइप से हम इसका यूज वहां पे भी कर सकते हैं। यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, तुम कल दिल्ली जाओगे, कल तुम दिल्ली जाओगे। तो कल तुम जब दिल्ली जाओगे, जाना मुख्य क्रिया और उसके साथ लग गया गागेगी, तो याद रखिए कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस आएगा। तो यू विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो इसका फर्स्ट यूज आपको समझ आ गया, जहां पे टुमारो हो गया, नेक्स्ट वीक आ गया, ऐसे वर्ड जहां पे दिखते हैं तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। सेकंड जो हम इसका यूज करते हैं वो हम करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। इसके लिए प्रिडिक्शन, या फिर मैं कहूं पॉसिबिलिटीज के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए भी हम इसका यूज करेंगे, जैसे कि कल बारिश होगी, क्या आज बारिश होगी, इस टाइप से आज बारिश होगी, क्या कल मैं दिल्ली जा पाऊंगा, क्या मैं जा पाऊंगा, यहाँ पे मेरी संभावना आ रही है जाऊंगा या नहीं आऊंगा, अभी फिक्स नहीं है क्या मैं दिल्ली जा पाऊंगा। तो इस टाइप से जब संभावनाएं आने लग जाए तो संभावनाओं के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। तो आज बारिश होगी इसकी संभावना मैं बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अब मौसम मुझे लग रहा है कि बारिश वाला है तो बारिश हो सकती है, शायद नहीं भी हो, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं, जब करंट टाइम पे मैं कह रहा हूं इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, संभावना है कि हो सकती है तो होगी। तो इस टाइप से पॉसिबिलिटी प्रिडिक्शन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके वजह हम इसका थर्ड यूज देखते हैं। थर्ड यूज इसका क्या होगा, थर्ड यूज जो मेरे पास होगा वो होगा प्रोमिसेस के लिए। किसके लिए होगा, प्रोमिसेस के लिए। प्रोमिसेस के लिए कि आप वादा कर रहे हैं किसी से कोई चीज करने का। एग्जाम्पल के तौर पे आई विल हेल्प यू इन योर होमवर्क, आई विल हेल्प यू इन योर होमवर्क, मैं तुम्हारे होमवर्क में, मैं तुम्हारे गृह कार्य में, मैं तुम्हारे घर के कार्य में या होमवर्क में तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पे आप क्या करें, किसी व्यक्ति से प्रॉमिस कर रहे हैं आप कि मैं मदद करूंगा बोल दिया आपने, आपका मन करे ना, आप नहीं भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपने कहा कि हाँ मैं मदद करूंगा। तो ऐसे ही सेंटेंस होता है आई विल हेल्प यू इन योर होमवर्क। इस टाइप से हम इसका यूज प्रॉमिस के लिए भी कर सकते हैं। इसका और यूज देखते हैं और कहां पे हम इसका यूज करें। फोर्थ यूज देखिए इसका हम कहां करें। फोर्थ यूज हम इसका करेंगे फ्यूचर फैक्ट्स के लिए। फ्यूचर फैक्ट्स का मतलब समझे कैसे, कि आने वाले समय की कोई बात, घटना के बारे में हम इसका बात करेंगे। जैसे कि द सन विल राइज एट 6 AM, सूरज सुबह 6 बजे निकलेगा, या उगेगा। जो सूरज है वो उगेगा कब, 6 बजे उगेगा। क्या होगा, 6 बजे बाहर, मतलब 6 बजे दिखेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, फ्यूचर फैक्ट के बता रहा हूं। अब मान लीजिए सूरज जो है डेली 5:30 बजे निकलता था, लेकिन कल मौसम खराब है तो वो क्या होगा, 6 बजे निकलेगा। तो इस तरह मैं क्या पॉसिबिलिटी करूं कि 6 बजे तक सूरज निकल जाएगा। तो इस तरह से भी क्या है कि फ्यूचर फैक्ट है, क्योंकि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी फैक्ट के बता रहे हैं कि जो सूरज है वो मेरा 6 बजे निकलेगा। इसका यूज हम कर सकते हैं थ्रेट्स के लिए या फिर वार्निंग्स के लिए। थ्रेट्स का मतलब हो गया धमकी और वार्निंग का मतलब हो गया चेतावनी। इसके लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। सही बात है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ये क्या वार्निंग दे रहा है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो इस तरह से क्या बता रहे, वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। तो
तो इस टाइप से भी सेंटेंस का हम यूज कर सकते हैं वार्निंग के लिए, थ्रेट्स के लिए। तो हमने इसके 5 यूसेस पढ़े। फर्स्ट यूज हमने पढ़ा कि इसका यूज हम कर सकते हैं जहाँ पे भी टुमारो दिखे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक लिखे, नेक्स्ट डे दिखे, इस टाइप से जब वर्ड्स द फॉलोइंग डे देखे, द अपकमिंग डे दिखे, तो इस टाइप के जब वर्ड्स जब दिखते हैं तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। सेकंड हमने इसका यूज देखा कि इसका यूज हम पॉसिबिलिटीज के लिए निकाल सकते हैं, प्रिडिक्शन के लिए बता सकते हैं। थर्ड हमने इसका यूज देखा कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, प्रोमिस के लिए कर सकते हैं। प्रोमिस हमने किसी से प्रॉमिस करा उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमने देखा कि फ्यूचर फैक्ट्स के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फिफ्थ हमने देखा कि इसका यूज हम कर सकते हैं थ्रेट्स या वार्निंग या चेतावनी या फिर मैं कहूँ धमकी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं कि हम किसी को, हम इसको कि सावधान कर रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो आप किसी को सावधान कर रहे हो कि मतलब हाँ ये चीज ना करो, अगर ये तुमने ये चीज करी तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है, अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम फेल हो जाओगे। तो इस टाइप से क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, ठीक है, चेतावनी के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका एक सिंपल और यूज हम देख सकते हैं, फॉर्मल अनाउंसमेंट के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर्मल अनाउंसमेंट्स के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर्मल अनाउंसमेंट के लिए कैसे कहने का मतलब है, औपचारिक अनाउंसमेंट के लिए, औपचारिक अनाउंसमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे द प्रेसिडेंट will held the meeting at tonight. The president will held the meeting at the tonight. At tonight. कहने का मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, रात को, आज रात को मीटिंग करेंगे, हेल्ड मीटिंग करेंगे, आज रात को एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करेंगे किसी के साथ कर सकते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कर लेते हैं, या एनी एमपी किसी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, फॉर्मल, ये बता रहे कि आज रात को ये मीटिंग होने वाली है, ऐसे न्यूज में आ गई तो होएगी, रात को अभी हुई नहीं है, होगी, कि आज रात को ऐसा होगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल अनाउंसमेंट के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।